हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लेके आए हैं भाई ऐसा टॉपिक जिससे गारंटीड 2 से 3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं IMU CET के एग्जामिनेशन में। और ये टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में आपको YouTube पे बहुत ही लिमिटेड वीडियोस मिलेंगे जो ये पर्टिकुलर एप्टीट्यूड का टॉपिक आपको समझा रहे होंगे, विच इज मैकेनिकल रीजनिंग। और यहां से गारंटीड आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा IMU CET में। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से क्वेश्चंस कर लीजिए, कैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे इनको आंसर करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसके बाद और कौन सा टॉपिक है जो आप यहां पे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, जिसको मैं कवर अप करूं फॉर द अपकमिंग IMU CET 2025 एग्जामिनेशन। राइट? तो भाई लाइक जरूर कर दो और उन बच्चों को, अपने दोस्तों को, भाई बंधुओं को, बहनों को शेयर कर दो जो IMU CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना मैकेनिकल रीजनिंग में, वो आते हैं ये गियर वाले क्वेश्चन। सो इस गियर वाले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन डज द ऑरेंज गियर रोटेट। तो ये जो ब्लू वाला गियर है ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो ऑरेंज वाला गियर किस तरीके से रोटेट करेगा ये बताना है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, IMU CET में आता है। अब समझिए गियर वाले प्रॉब्लम्स में करना क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करना होता है। सो सॉल्व करने के लिए आपको जैसे कि पता है जो हमारी घड़ी होती है, राइट। सो घड़ी में जो हमारे जो मिनट हैंड और आवर हैंड होते हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में। सो इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। और इसी के अपोजिट डायरेक्शन को अगर हम चलाएं तो इसको काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, राइट। नाउ जब यहां पे अपन बात कर रहे हैं, ये जो पहला गियर है ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका जो डायरेक्शन है दैट इज एंटी क्लॉक। अब हमेशा याद रखिएगा, ऑल्टरनेट गियर्स जो होते हैं वो ऑल्टरनेटली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। मतलब अगर दो एडजेसेंट गियर है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज घूमेगा। बस ये दिमाग में बैठाना है, आप सारे आंसर्स दे देंगे। सो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ये किस में घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। डायरेक्ट आंसर पता चल गया। सो एंटी क्लॉकवाइज मतलब काउंटर क्लॉकवाइज। सो द करेक्ट आंसर इज काउंटर क्लॉकवाइज। एक और शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको यहां पे बताता हूं, ये शॉर्ट ट्रिक बहुत काम आएगी आपको आंसर देने में। सो आपका जो पहला गियर है, अगर वो जिस भी डायरेक्शन में घूम रहा है और आपके पास टोटल नंबर ऑफ गियर्स जो हैं वो ऑड नंबर में है, किसमें है, ऑड नंबर में है, तो आपका जो पहला गियर जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, ऑड नंबर वाला गियर भी सेम डायरेक्शन में घूमेगा, सेम डायरेक्शन में। जैसे यहां पे देखिए कितने गियर्स हैं, 1 2 3, 3 ऑड नंबर है। पहला गियर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो जो तीसरा गियर होगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। जो पांचवा गियर होगा, सातवां गियर होगा, 9वां गियर होगा, 11वां गियर होगा, 101 101st गियर जो होगा वो किस डायरेक्शन में घूमेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। अगर ये आपने दिमाग में बैठा लिया तो किसी क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर दे देंगे। वेयर एज अगर इवन नंबर ऑफ गियर्स आपको दिए हैं, पहला गियर अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो चौथा गियर जो होगा आपका वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, जिस भी डायरेक्शन में पहला गियर आपका घूम रहा है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड एंड दिस इज द शॉर्ट ट्रिक जो आप यूज कर सकते हो क्वेश्चंस को डायरेक्ट आंसर करने में। पिछले 2 से 3 साल से IMU CET में इस तरीके के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और गारंटी इस बार भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ कॉग बी टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो क्लॉक बी है, कॉग बी है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। विच वे विल कॉग ए टर्न। तो ये कॉग ए किस डायरेक्शन में घूमेगा। अब ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये किस डायरेक्शन में घूमेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक, एक और कॉन्सेप्ट यहां पे आता है। अगर आपसे यही कॉन्सेप्ट बोला जाता, लेट्स से कि ये दोनों के दोनों जो कॉग है, गियर्स हैं, ये लेट्स से 30 सेकंड्स के लिए रोटेट कर रहे हैं, 30 सेकंड्स
टाइम पीरियड में रोटेट कर रहे हैं। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां पे कि बताइए कौन सा गियर ज्यादा नंबर ऑफ रोटेशंस करेगा अगर दोनों का टाइम 30 सेकेंड्स है, राइट? कौन सा गियर ज्यादा नंबर ऑफ रोटेशंस करेगा? तो इस केस में आपको क्या आंसर देना है? जिसके टूथ ज्यादा होंगे, जिसके टूथ ज्यादा होंगे, टूथ मतलब ये जो ये यहां पे ये इस तरीके से अब्रेशंस है ना जो ये निकले हुए हैं, जिसके टूथ ज्यादा होंगे वो ज्यादा नंबर ऑफ रोटेशंस करेगा, जिसके टूथ कम होंगे वो कम नंबर ऑफ रोटेशंस करेगा। मतलब बेसिकली ये जो बड़ा वाला गियर है ये स्लोली चलेगा और ये जो छोटा वाला गियर है ये तेजी से चलेगा। तो ये कम रोटेशंस करेगा 30 सेकंड्स में, ये ज्यादा रोटेशन करेगा। छोटा गियर तेजी से घूम लेगा क्योंकि वो छोटा है तो जल्दी जल्दी उसके रोटेशंस हो जाएंगे, ये दिमाग में रखना है, ठीक? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको एक और बात बता देना चाहते हैं भाई, IMU CET में अगर आप सक्सेस चाहते हैं, रैंक चाहते हैं 2025 में, तो आपको आंख बंद करके बस एक काम करना है। क्या काम करना है? हमारे IMU CET के कोर्स में अपने आप को रजिस्टर करना है, जिसमें हम ना सिर्फ रिटन की प्रिपरेशन करा रहे हैं, हम इसके साथ साथ आपको इंटरव्यूज की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं फॉर दी अपकमिंग IMU CET बैचेस 2025, जिसके थ्रू आप इंजन साइड जाके इंजीनियर बन सकते हैं, मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या फिर आप डेक साइड जाके BSc नॉटिकल साइंस या डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कर सकते हैं। दोनों ही चीजों को करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट इज कि आपको IMU CET पास होना चाहिए। अब IMU CET में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं? सो IMU CET में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एप्टीट्यूड और इंग्लिश का टेस्ट होता है। ये सारे ही सब्जेक्ट्स हम कवर करा रहे हैं अपने IMU CET के नए बैच में, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम April 8th, दैट इज ट्यूसडे, दैट इज टुमारो। कल से ही ये बैच शुरू हो रहा है और इस बैच में हम फिजिक्स, मैथ्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, केमिस्ट्री सब चीज पढ़ा रहे हैं। क्लासेस सुबह 11:30 बजे से चलेंगी और डेली की 2 से 2.5 घंटे की क्लासेस चलेंगी सिर्फ रिटन के लिए। और अगर अपन बात करें इंटरव्यू के लिए तो उसके लिए सैटरडेज एंड संडेज को डेडिकेटेड टाइम दिया जाएगा इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करने के लिए। सो इन केस अगर आपको कोई क्वेरी है, आपके अंदर कोई डाउट है, आप अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं, हमारी टीम से करवाना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर विच इज 9871945522। यहाँ पे आपको सारी क्वेरीज का आंसर मिलेगा। हमारा जो ये बैच है IMU CET का, ये 4999 का बैच है जो माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे रन हो रहा है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां से आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। इन केस कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन विच डायरेक्शन डज द ऑरेंज गियर रोटेट? तो ये ऑरेंज गियर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप कमेंट में डालिएगा, कमेंट में लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर डालिएगा। व्हाट विल बी द आंसर? क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज या नो रोटेशन? मुझे पता है ज्यादातर बच्चे सही आंसर देने वाले हैं। जो जो सही आंसर देगा उसको लाइक दूंगा, उसके कमेंट को लाइक दूंगा। तो नीचे कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब कह रहा है इन विच डायरेक्शन डज द ऑरेंज गियर रोटेट? अब यहां पे देखिए एक और नया कॉन्सेप्ट रोटेशन ऑफ गियर्स के ऊपर। क्या नया कॉन्सेप्ट? तो अगर आपको 2 गियर्स दिए हुए हैं जो इस तरीके से कनेक्टेड है, ये वाला स्टाइल, मतलब सीधी सीधी पुली से या सीधे सीधे बेल्ट से इस तरीके से कनेक्टेड है, तो इस केस में जो भी रोटेशन होगा, जिस भी डायरेक्शन में एक गियर रोटेट करेगा, सेम डायरेक्शन में दूसरा गियर रोटेट करेगा। वेयर एज अगर क्रिस क्रॉस कर दिया, जैसे यहां पे देखिए आपने ये जो बेल्ट है इसको क्रिस क्रॉस कर दिया, अगर बेल्ट को क्रिस क्रॉस कर दिया तो इस केस में जो डायरेक्शन है ना दोनों गियर्स का वो अपोजिट होगा। मतलब अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज होगा। समझ में आए? सो अगर हमारी पुली जो चेन है या फिर जो बेल्ट है वो अगर स्ट्रेट कनेक्टेड है, स्ट्रेट, तो जो डायरेक्शन होगा मूवमेंट ऑफ गियर्स का वो सेम होगा। वेयर एज अगर ये चेन या बेल्ट क्रिस क्रॉस तरीके से कनेक्टेड है तो जो डायरेक्शन होगा एक दूसरे का वो अपोजिट डायरेक्शन होगा।
इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। कैसे? देखिए, ये वाला जो आपका गियर है ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है? सो ये वाला जो आपका गियर है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो ये किस डायरेक्शन में घूमेगा? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। अगर ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ये इससे कनेक्टेड है, तो ये किस में घूमेगा? ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो ये किस में घूमेगा? ये क्लॉकवाइज में घूमेगा। अगर ये क्लॉकवाइज में है, दोनों सेम कनेक्टेड है, तो ये भी किस में घूमेगा? ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। सो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? ये बेसिक मैकेनिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आईएमयू सीटी के एग्जाम में मिलेंगे और ये कहीं आपको प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा चीजें यहां पे नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कॉग विल मेक द मोस्ट नंबर ऑफ टर्न्स इन 30 सेकेंड्स? अगेन इसका आंसर नीचे कमेंट करके क्या ही बताएंगे, इसका आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा ज्यादा टर्न करेगा 30 सेकंड्स में? अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, नीचे आंसर बताइएगा, ए, बी या सी, दोनों में से कौन सा आंसर सही आंसर होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाउ मेनी स्विचेस नीड टू बी क्लोज्ड टू लाइट अप वन बल्ब? बल्ब को जलाने के लिए कितने स्विचेस को हमको क्लोज करना पड़ेगा? ठीक, अब देखिए, ये बल्ब कब जलेगा? जब इस सर्किट में करंट आएगा। सर्किट में करंट कब आएगा? जब सर्किट क्लोज सर्किट हो। क्लोज सर्किट में करंट आता है। तो इसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले हमने इसको बंद कर दिया। जब इसको बंद किया तो करंट यहां से आया, यहां से आ रहा है। ठीक, अब कह रहा है हाउ मेनी स्विचेस नीड्स टू बी क्लोज टू लाइट अप वन बल्ब? एक बल्ब को जलाने के लिए कितने स्विचेस बंद करने पड़ेंगे? तो एक बल्ब को जलाने के लिए, इस बल्ब को जलाने के लिए, अब अगर आपने यहां से भी बंद कर दिया तो करंट यहां से निकल के यहां वापस आ जाएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा। या फिर आपने इसको बंद कर दिया तो भी सर्किट पूरा हो जाएगा, या फिर आपने इसको बंद कर दिया तो भी सर्किट पूरा हो जाएगा। तो मिनिमम 2 नंबर ऑफ स्विचेस आपको करने पड़ेंगे ताकि एक मिनिमम बल्ब जल जाए। एक नहीं जलेगा, दूसरा भी अपने आप जल जाएगा। सो हाउ मेनी स्विचेस नीड टू बी क्लोज टू लाइट अप वन बल्ब? कम से कम एक बल्ब को जलाने के लिए मिनिमम कितने स्विचेस का यूज आएगा? 2 स्विचेस का यूज आएगा। अब ये बेसिक चीज साइंस वाले बच्चों को आराम से समझ में आएगी, जिनको फिजिक्स समझ में आती है, जिनको मैथ्स अच्छे से समझ में आती है, उनके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है, इफ बार x मूव्स टू द लेफ्ट विच वे विल बार y मूव? y किस डायरेक्शन में घूमेगा? राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में, ये बताना है। कैसे बताएंगे? तो बार x जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर लेफ्ट डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये बार कनेक्टेड है इस गियर से, तो ये गियर क्या होगा? आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये डायरेक्शन क्या हो गया? सो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? ठीक, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। 1 2 3 4 इवन नंबर है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, ऐसे भी समझ सकते हो। ये क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा मतलब ये इस डायरेक्शन में घूमेगा। अगर ये इस डायरेक्शन में घूमेगा तो आपका जो ये वाई वाला जो शाफ्ट है वो किस तरफ मूव करेगा? वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, दैट इज लेफ्ट। तो x मूव्स टू द लेफ्ट, विच वे विल बार y मूव? तो y भी किधर मूव करेगा? लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ कॉग 4 टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज, ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। विच अदर कॉक्स विल ऑल्सो टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? तो सेम कौन कौन से वाले घूमेंगे? जो ऑड नंबर वाले होंगे वो घूमेंगे। अभी बताया था आपको, ऑड नंबर वाले सेम डायरेक्शन में घूमते हैं, इवन नंबर वाले अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। यहां पे नंबरिंग दी हुई है, राइट? तो अगर इसको हम 1 माने, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो अगर यहां पे देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, अब ये क्लॉकवाइज है तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। तो 1 and 3, सो आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 1 and 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ वाटर वॉज पोर्ड इन एट पॉइंट जी से अगर पानी को डाला जा रहा है, विच ट्यूब वुड ओवरफिल फर्स्ट? कौन सी ट्यूब पहले ओवरफिल करेगी? तो भाई यहां पे देखिए, ये जो x वाला पार्ट है, ये x वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर है एज y वाला पार्ट। तो जो पार्ट नीचे होगा पहले उसमें पानी भरेगा, जो पार्ट ऊपर होगा उसमें लेट पानी भरेगा। सो पार्ट y से पानी पहले ओवरफ्लो कर जाएगा। बेसिक फिजिक्स आपको समझ में आती है तो मैकेनिकल एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मैकेनिकल रीजनिंग आपको अच्छे से समझ में आएगी। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्केल इज बैलेंस्ड, ये स्केल बैलेंस्ड है। यहां पे व्हाट वेट इज द वेट विद द क्वेश्चन मार्क?
तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क लगा है इसमें कितना वेट होना चाहिए। तो इसके लिए बेसिक फिजिक्स का एक प्रिंसिपल लगता है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है मशीन्स वाले चैप्टर में, पुली वाले चैप्टर में। सो बेसिकली वो क्या होता है, वो बेसिकली ये होता है कि जितना वेट लग रहा है, वेट इनटू द डिस्टेंस, ये आपका यहां पे फोर्स है और यहां पे भी वेट इनटू डिस्टेंस, ये आपका फोर्स है। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, इक्विलिब्रियम पे हैं, बीच में टिके हुए हैं, तो यहां पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 2 × 5 दैट इज 10। यहां पे अगर ये 5 लग रहा है डिस्टेंस, तो ये वेट कितना होना चाहिए, 2 का, तभी ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, 5 × 2 तभी 10 होगा। तो इसका वेट कितना होना चाहिए, 2 lb। तो 2 lb इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। दोनों का डिस्टेंस इनटू वेट, डिस्टेंस इनटू वेट दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अगर बैलेंस्ड है तो वहां से हमने ये वेट निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द स्केल इज बैलेंस, व्हाट वेट इज द वेट विद द क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क में क्या वेट होना चाहिए, अगेन इसका आंसर नीचे कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा, वही सेम कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको बताया है। जिन जिन लोगों का सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि सही आंसर इसका क्या है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताइए। Next, pushing a ball. You are required to push a 180-pound ball to a storage platform 15 feet higher than where you are now. You can use a 45-foot long ramp to push the ball up. How much effort is required to push the ball up? तो effort कितना required होगा ये निकालना। तो इसके लिए भी फिर क्या करेंगे, तो सेम वही फॉर्मूला, 180 into 15 फीट है, दिस विल बी इक्वल टू जितना एफर्ट हमको लगाना पड़े इनटू कितने फुट की हमारी हाइट है, तो ये 45 है। तो एफर्ट यहां से आ जाएगा 180 into 15 अपॉन 45। तो जैसे अभी हमने निकाला था ना वेट इनटू डिस्टेंस, वेट इनटू डिस्टेंस, वैसे ही सेम यहाँ पे एफर्ट के साथ हमने कर लिया। सो 45 को अगर 15 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स 60 आ जाएगा। सो आंसर कितना आ गया, 60 lb, दैट इज 6th का आंसर आ गया 60 lbs। करेक्ट है, समझ में आया। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको हम समझाएंगे अपने IMU CET के डेडिकेटेड कोर्स में, और वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन विच सिचुएशन इज द वेट पुशिंग डाउन ऑन ऑरेंज पोल द हाईएस्ट। किसमें वेट हाईएस्ट लग रहा होगा, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, या दोनों ही सिचुएशंस में बराबर। तो जो वेट होता है ना, वो कहाँ माना जाता है, साइंटिफिकली जो वेट माना जाता है किसी भी बॉडी का, वो वेट जो भी माना जाता है वो कहाँ माना जाता है, इट इज एज्यूम कि वो सेंटर ऑफ मास, सेंटर पे सारा वेट सिचुएटेड है। ठीक है, तो यहां पे इसका सेंटर में सारा मास सिचुएटेड होगा, इसका भी यहां सेंटर में सारा मास सिचुएटेड होगा। तो इस केस में ये जो सेंटर है ये इस पर्टिकुलर लोड के बहुत पास है। ठीक है, तो इसलिए सिचुएशन बी के केस में वेट ज्यादा नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा, वेयर एज यहां पे कम कर रहा होगा, क्योंकि ये सेंटर से दूर है। तो जो सेंटर से ज्यादा पास है उस पर ज्यादा वेट पड़ रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पुलिस सिस्टम नीड्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट टू लिफ्ट द ब्लैक वेट। तो ये जो ब्लैक वेट लगा है इसको उठाने में सिस्टम ए में कम ताकत लगेगी, एफर्ट लगेगा, या सिस्टम बी में कम एफर्ट लगेगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये दो पुली एक साथ इससे कनेक्टेड है और ये यहां पे फिक्स्ड है। ठीक है, ये यहां पे फिक्स्ड है, इसमें ऊपर की तरफ यहां पे भी फोर्स लग रहा है, यहां पे भी फोर्स लग रहा है। तो एक ही वेट को उठाने के लिए दो टेंशंस लग रही हैं। ठीक, यहां पे अगर आप देखिए तो एक वेट को उठाने के लिए सिर्फ एक ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रही है। तो जहां ज्यादा टेंशन लगेगी वहां कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। यहां दो टेंशन लग रही है, यहां एक टेंशन लग रही है, तो यहां पे कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया पुली सिस्टम ए। विच पुली सिस्टम नीड्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट, सो द आंसर इज सिस्टम ए। तो यहां पे पुली वाले क्वेश्चंस भी बहुत बार आ चुके हैं और पुली वाले क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस आउट करने हैं। अगर और इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस आउट करने हैं तो माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, IMU CET के नाम से एक आपको फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर इस तरीके की प्रैक्टिस शीट्स हैं आपके पास जो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा प्यारा सा रिकैप्चुलेशन, एक छोटा सा प्यारा सा समझाने का तरीका कि किस तरीके के क्वेश्चंस मैकेनिकल रीजनिंग में आपके पास आ सकते हैं IMU CET 2025 एग्जामिनेशंस में। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों को जो मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने का सपना रखते हैं, एस्पायर करते हैं इस तरीके का करियर बनाना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बाय।